बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ईसीजी जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट तरीन क्लिनिकली अप्लाइड एक चीज़ है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ईसीजी क्या होती है कि जब कार्डियक इम्पल्स पास करिए ना हार्ट से, तो इलेक्ट्रिकल करंट बॉडी के दूसरे पोर्शंस के ऊपर भी पहुंच जाता है, और इसका जो थोड़ा सा पोर्शन होता है वो जो बॉडी के ऊपर पहुंचता है, अगर हम वहाँ पे इलेक्ट्रोड अपोजिट साइड के ऊपर रखेंगे तो हम वो करंट को सेंस कर सकते हैं। तो इस तरह बेस बन जाती है आपके पास ईसीजी की। इससे हम ये देखते हैं कि हार्ट की जो स्ट्रेंथ है या हार्ट के अंदर कोई डिफेक्ट है या एरिथमियाज वगैरह आ रहे हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। वो तो नहीं जनरेट हो रहे, ये ईसीजी हमें बताती है। तो वेव फॉर्म क्या होते हैं नॉर्मल ईसीजी के? द नॉर्मल ईसीजी इज़ कम्पोज ऑफ पी वेव, क्यूआरएस कम्प्लेक्स वेव एंड अ टी वेव। तीन वेव्स होती हैं। क्यूआरएस कम्प्लेक्स इज़ ऑफन बट नॉट ऑलवेज तीन सेपरेट वेव्स का मिलके बना होता है। ठीक है, क्यू वेव होती है, आर वेव होती है, एस वेव होती है। अच्छा, पी वेव क्या होती है? पी वेव वो वाली वेव होती है जो कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जब आर्ट्रिया के डीपोलराइजेशन जब आर्ट्रिया की डीपोलराइजेशन होनी है तो आपके पास पी वेव जनरेट होती है। पी वेव यानी कि जो ईसीजी है ना, अपने नाम से बता रही है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये इलेक्ट्रिकल इवेंट की एक पूरी की पूरी जो है ना वो सीरीज़ है। और ऑन द अदर हैंड कार्डियक साइकिल जो है ना वो फिजिकली हार्ट की कंट्रैक्शन की सीरीज़ है, पूरी की पूरी एक साइकिल है। यानी कि ईसीजी और जो कार्डियक साइकिल है इनको सिंक्रोनाइज किया जाता है। अब आर्ट्रिया ने कॉन्टैक्ट करना है, तो आर्ट्रिया के कॉन्टैक्ट करने से पहले एक इलेक्ट्रिकल इवेंट होगा जिसका नाम है पी वेव। पी वेव पहले आएगी, उसके बाद आर्ट्रिया कॉन्टैक्ट करेगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पहले आएगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह कपलिंग हो जाती है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रोसेस की। चलिए देखते हैं बाकी हम आगे कि पी वेव है वो आर्ट्रिया को यानी कि डीपोलराइजेशन से पहले आती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वो तब आती है जब वेंट्रिकल डीपोलराइज होते हैं। ठीक है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से पहले। और वो और क्या कह रहे हैं कि जो दोनों पी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होते हैं वो डीपोलराइजेशन की वेव हैं। ठीक है, उसमें एक में आर्ट्रिया होती है, एक में वेंट्रिकल होते हैं। T wave is caused by the potential that are generated by the ventricle recover from the depolarization। जब depolarization से रिकवर हो रहे होते हैं यानी कि repolarization हो रही होती है ना उनकी, तब के उनके पोटेंशियल होते हैं। और ये नॉर्मली अकर करती है वेंट्रिकुलर मसल में 0.25 टू 0.35 सेकंड आफ्टर द डीपोलराइजेशन। इंपॉर्टेंट टाइम इंटरवल है कि डीपोलराइजेशन हो गई है, अब वेंट्रिकल ने जो है ना वो उसमें से बाहर निकलना है अपनी डीपोलराइजेशन में, और ये 0.25 से लेकर 0.35 सेकंड तक वेट करता है और उसके बाद निकल आता है। जो टी वेव होती है उसको रीपोलराइजेशन वेव भी कहते हैं। तो ईसीजी हो सकती है, उसके पास दोनों तरह की वेव होती हैं, डीपोलराइजेशन एज वेल एज डेट ऑफ द रीपोलराइजेशन। ठीक है, अब कार्डिक डीपोलराइजेशन वेव वर्सेस रीपोलराइजेशन वेव्स है। डीपोलराइजेशन एक्सटेंड करती है पूरे के पूरे मसल फाइबर के ऊपर, और आपके पास देखें जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं वो अगर नेगेटिविटी के अंदर होते हैं। अच्छा, डीपोलराइजेशन कब होती है या फिर आप कब सेंस करते हैं? या जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं उनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, दोनों इलेक्ट्रोड जो है ना वो एक ही एरियाज ऑफ एक जितने एरिया ऑफ नेगेटिविटी के अंदर हैं तब। या फिर जो कंप्लीट वेव वो डीपोलराइजेशन वेव है, बिकॉज इट रिजल्ट फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ डीपोलराइजेशन अलोंग द होल मसल फाइबर। अच्छा, बुक के अंदर ना फिगर बनी हुई है एक, तो फिगर के अंदर उन्होंने यही शो किया हुआ कि डीपोलराइजेशन वेव बिल्कुल इस तरह हो सकती है कि पूरी की पूरी अगर स्प्रेड हो चुका है ना, तो आपके पास डीपोलराइजेशन वेव जो होती है वो डेवलप करके अपनी एंडिंग पॉइंट के ऊपर पहुंच चुकी होती है। और अगर हाफ वे अगर आप देखें रीपोलराइजेशन है, तो जो पॉजिटिविटी आउटसाइड द फाइबर जा रही होती है इस पॉइंट के ऊपर। यानी कि जो वो कंसेप्ट यहाँ बताना चाह रहे हैं वो ये कंसेप्ट है कि अगर एक वेव जो है वो जनरेट हो रही है या अभी आधी पहुंची है, अपनी मिड पॉइंट पे पहुंची है, तो आपको वेव मिलती है। लेकिन अगर एक वेव कम्प्लीटली अगर एक मसल या सेल पूरे का पूरा डीपोलराइज हो गया है, पूरे का पूरा रीपोलराइज हो गया, तो कोई भी वेव जो है वो जनरेट नहीं होती। वेव सिर्फ उनकी डीपोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन के दौरान में ही जनरेट हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है, तो जो रिकॉर्डिंग वो हमें शो हो रही होती है उसमें पता चल जाता है कि कोई ना कोई वेव जनरेट हो रही होती है। तो जब मसल फाइबर कम्प्लीटली डीपोलराइज हो चुका होता है, कम्प्लीटली पोलराइज हो चुका है, तो इक्वल जब पोटेंशियल आ जाता है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहता, तो कोई वेव भी जनरेट नहीं होती। रिलेशन ऑफ द मोनोफेजिक एक्शन पोटेंशियल ऑफ द वेंट्रिकुलर मसल टू द क्यूआरएस एंड द टी वेव इन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो मोनोफेजिक एक्शन पोटेंशियल होता है ना वेंट्रिकुलर मसल का, नॉर्मली लास्ट कर रहा होता है 0.25 से 0.35 तक। ठीक है, और जो अप स्वीप ऑफ एक्शन पोटेंशियल वो क्यों होती है? क्योंकि डीपोलराइजेशन होती है, एंड रिटर्न ऑफ द पोटेंशियल टू द बेस लाइन रीपोलराइजेशन की वजह से होता है। ये जनरल सी बातें थी जो कि हमने डिस्कस की। अच्छा, अब हम देखें तो ईसीजी यानी कि जब हम हार्ट की ये कंट्रैक्शन की साइकिल देख रहे होते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है ना वो बिगिनिंग ऑफ द मोनोफेजिक एक्शन पोटेंशियल के ऊपर स्टार्ट होता है। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहाँ पे स्टार्ट होता है? बिगिनिंग ऑफ द मोनोफेजिक एक्शन पोटेंशियल।
तो QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बिगिनिंग के ऊपर स्टार्ट होता है, जबकि जो टी वेव होती है वो हमारे पास एट द एंड आ रही होती है। अब रिलेशनशिप ऑफ द आर्टियल एंड द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन टू द वेव ऑफ ECG। वेंट्रिकल और आर्ट्रिया की अब क्या रिलेशन है इनके साथ। जो आर्ट्रिया होते हैं वो रीपोलराइज करते हैं 15 से 20 सेकंड उनकी जब पी वेव की टर्मिनेशन हो जाती है, और ये अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 सेकंड का वही टाइम होता है जहाँ पे QRS जो कॉम्प्लेक्स है वो हो रहा होता है। इसलिए जो आर्ट्रिया की रीपोलराइजेशन की जो आर्ट्रिया की टी वेव होती है वो मास्क हो जाती है मच लार्जर QRS कॉम्प्लेक्स से, इसलिए हमें वो नज़र नहीं आती। वेंट्रिकुलर की रीपोलराइजेशन, जो वेंट्रिकल की रीपोलराइजेशन होती है वो टी वेव होती है नॉर्मल ECG की। ऑर्डिनरली ये तकरीबन 0.25 से 0.20 से 0.35 सेकंड के बाद आ रही होती है QRS कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। और दूसरे फाइबर किसी के अंदर 0.20 होती है, किसी के अंदर 0.35 होती है। तो जो प्रोसेस होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का वो एक्सटेंड करता है लॉन्गर पीरियड के ऊपर रीपोलराइजेशन का, और वो कितना टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड है हमारे पास 0.15 सेकेंड। इस रीज़न से जो टी वेव होती है नॉर्मल ECG के अंदर वो प्रोलॉन्ग वेव होती है, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो टी वेव का वो लेस होता है एज़ कम्पेयर टू वोल्टेज ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसकी प्रोलॉन्ग्ड लेंथ है, ठीक है। जब इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, टाइम पीरियड ज़्यादा ले रही है जब वो, तो उसकी जब लेंथ के इंक्रीज़ है तो उसका वोल्टेज जो है वो कम ही होता है एज़ कम्पेयर टू डेट ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक कैलिब्रेशन एंड डिस्प्ले। हॉरिजॉन्टल कैलिब्रेशन और वर्टिकल कैलिब्रेशन को भी डिस्कस करेंगे। जितनी रिकॉर्डिंग होती है ECG की उनको अप्रोप्रिएट कैलिब्रेशन लाइन के साथ किया जाता है जो कि डिस्प्ले ग्रिड के ऊपर होता है। हिस्टोरिकली जो ECG थी उनको रिकॉर्ड किया जाता था इलेक्ट्रॉनिकली और फिर उनको प्रिंट कर लिया जाता है पेपर के ऊपर। जो हॉरिजॉन्टल कैलिब्रेशन लाइन होती हैं वो अरेंज होती हैं इस तरह के, जो 10 छोटी लाइन की डिवीजन होती हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड स्टैंडर्ड ECG के अंदर, वो 1 मिली वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं विद पॉजिटिव पोलैरिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, द नेगेटिविटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो वर्टिकल लाइन होती हैं ECG के ऊपर वो टाइम कैलिब्रेशन है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कौन सी कैलिब्रेशन है, वो हमारे पास वोल्टेज की लाइन है। वो हम उनको किस एक्सिस पे कंसिडर करते हैं, हम उनको वाई एक्सिस पे ले रहे होते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वाई एक्सिस के साथ साथ टाइम चल रहा होता है, और नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर जो लाइनें आके इंटरसेक्ट कर रही होती हैं वो हमारे पास टाइम की कैलिब्रेशन लाइन होती है। जो वर्टिकल लाइन होती हैं वो कैलिब्रेशन लाइन होती है हमारे पास टाइम की, और इसको रन किया जाता है नॉर्मली 25 मिलीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर हम देखें तो वर्टिकल जो लाइंस होती हैं हमारे पास उनके ऊपर टाइम की कैलिब्रेशन है 25 मिलीमीटर पर सेकंड के ऊपर हम नॉर्मली चला रहे होते हैं। हर जो 25 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमने चला रहे होते हैं, हर जो 25 मिलीमीटर होते हैं ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर वो 1 सेकंड होता है, और हर जो 5 मिलीमीटर सेगमेंट होता है वो इंडिकेट कर रहा होता है 0.20 सेकंड की लाइन को। जो 0.20 सेकंड इंटरवल होते हैं उनको ब्रोकन किया जाता है 5 छोटे छोटे और सेगमेंट के अंदर एक थिन लाइन के साथ, जो कि रिप्रेजेंट कर रही होती है 0.04 सेकंड को। यानी कि अभी तक की जो कैलिब्रेशन की समरी हमें पता चली वो ये है कि जो पेपर होता है ECG का उसके ऊपर हमारे पास जो लाइंस हैं वो 2 डायरेक्शन में हैं, एक वर्टिकल हैं और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। जो वर्टिकल लाइन है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं और इंटरसेक्ट कर रही होती हैं एक्स एक्सिस को आके। इनके ऊपर डायरेक्शन इस तरह की जाती है और कैलिब्रेशन इस तरह होती है कि जो हर 25 मिलीमीटर का डिस्टेंस है वो 1 सेकंड के बराबर होता है, और इसको तोड़ा जाता है 5 पोर्शंस के अंदर, हर 5-5 मिलीमीटर लाइन के साथ 5-5 मिलीमीटर के ऊपर डिस्टेंस होती है जिन लाइन का उनके साथ। और फिर जो एक लाइन होती है वो 0.20 को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और इस तरह जो सारे मिल के 1 सेकंड बनाते हैं। लेकिन जो एक 0.20 वाला एक पोर्शन है उसको भी फर्दर 5 लाइन के अंदर, तो फर्दर जो 5 लाइन हैं वो आके छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर देती हैं, जो कि 0.404 सेकंड के जो इंटरवल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बाकी इसके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक बिग बॉक्स के अंदर, और यहाँ पे उन्होंने 10 का डिजिट दिया हुआ है। अगर आप अपर डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव होती हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होती हैं, और ये मिली वोल्ट यानी कि वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं नॉर्मल वोल्टेज इन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। द रिकॉर्डेड वोल्टेज ऑफ द वेव इन द नॉर्मल ECG डिपेंड ऑन द मैनर इन विच द इलेक्ट्रोड आर अप्लाइड टू द सर्फेस ऑफ द बॉडी एंड हाउ क्लोज द इलेक्ट्रोड आर अप्लाइड टू द हार्ट, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रोड को प्लेस किया जाता है डायरेक्टली ओवर द वेंट्रिकल और दूसरे इलेक्ट्रोड को प्लेस किया जाए कहीं और बॉडी के ऊपर जो कि हार्ट से दूर है, तो जो वोल्टेज होता है QRS कॉम्प्लेक्स का वो 3 से 4 मिली वोल्ट आता है। इवन दिस वोल्टेज इज स्मॉल इन कंपैरिजन विद मोनोफेजिक एक्शन पोटेंशियल, जो कि 110 मिली वोल्ट का आ रहा होता है, जो कि डायरेक्टली हार्ट के मसल से हम करते हैं। जब ECG को रिकॉर्ड किया जाता है वो वाले इलेक्ट्रोड से जो कि दोनों आर्म या फिर एक आर्म और एक लेग के ऊपर आ रहा है, तो फिर हमारे पास वोल्टेज 1 से लेकर 1.5 तक चला जाता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ R वेव टू द बॉटम ऑफ S वेव, द वोल्टेज ऑफ द P वेव is between 0.1 to 0.
0.3 millivolt and the voltage of the T wave is between 0.2 to 0.3 millivolt. पी क्यू या पी आर इंटरवल क्या होता है अब, ठीक है। और इसका जो टाइम इंटरवल है वो पी क्यू या पी आर इंटरवल आर्टरिया और वेंट्रिकल दोनों की अब डीपोलराइजेशन का हमने टाइम देखना है कि कैसे है। और नॉर्मल होता है 0.16 होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हार्ट फेलियर या हार्ट ब्लॉक के केस के अंदर, सॉरी हार्ट ब्लॉक के केस के अंदर, हार्ट फेलियर में नहीं, हार्ट ब्लॉक के केस में, क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है कि ये टाइम पीरियड इंक्रीज़ हुआ हुआ है कि टाइप 1 है या टाइप 2 हार्ट ब्लॉक है। नॉर्मली टाइप 1 होता है जिसके अंदर ये टाइम पीरियड का मसार होता है। जो टाइम इंटरवल है बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ द पी वेव एंड बिगिनिंग ऑफ द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इज इंटरवल बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ द आर्ट्रिया एंड बिगिनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ द वेंट्रिकल। आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में इम्पल्सिस की ट्रांसमिशन है, उसको पी क्यू इंटरवल भी कहते हैं। नॉर्मली पी क्यू इंटरवल 0.16 सेकंड का होता है। इसको पी आर इंटरवल कहते हैं क्योंकि जो क्यू वेव होती है वो एब्सेंट होती है अक्सर लोगों में, ठीक है। या फिर नॉर्मली उन्होंने कहा कि वो एब्सेंट होती है। जो पी आर इंटरवल है वो शॉर्टन करता है एट फास्टर हार्ट रेट ड्यू टू द सिम्पैथेटिक एक्टिविटी या डिक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, जो कि इंक्रीज करता है आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड कंडक्शन को। कन्वर्सली पी आर इंटरवल लेंथन कब करेगा, जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी या सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कम कर दिया जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हो रही होगी और सिम्पैथेटिक एक्टिविटी नहीं हो रही होगी। तो ये भी हम अभी डिस्कस करके आए हैं इससे पीछे वाले चैप्टर के अंदर कि जब सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है तो एस नोड की परमेबिलिटी को बढ़ा दिया जाता है, नोरेपेनेफ्रीन उधर जाके बीटा 1 एनर्जिक रिसेप्टर वाली वो सारी कहानी जो है वो वहाँ पे चलती है। जब पैरासिम्पैथेटिक होती है तो जब सिम्पैथेटिक होती है तो ये वाली बात होती है सारी की सारी। और जब पैरासिम्पैथेटिक होती है तो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है, वो पोटेशियम के चैनल्स की परमेबिलिटी को बढ़ाता है। और जब पोटेशियम बाइट जाएगा तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। हाइपर पोलराइजेशन हो गया तो अब मेम्ब्रेन अच्छी तरह से अब एक्शन पोटेंशियल को इतना अच्छी तरह से नहीं अटेन कर सकती, उसकी थ्रेशोल्ड बढ़ जाती है। क्यू टी इंटरवल क्या होता है, क्यू और टी का इंटरनल जो कंट्रैक्शन द वेंट्रिकल लास्ट करता है बिगिनिंग ऑफ द क्यू वेव से लेकर एंड ऑफ द टी वेव तक। और जो इंटरवल होता है क्यू टी इंटरवल वो 0.35 सेकंड होता है। वो हमारे पास कितना था ऊपर वाला, पी आर इंटरवल था 0.16 सेकंड, लेकिन क्यू टी इंटरवल वी हैव द 0.35 सेकंड। ओके, तो अब ये इतना इंटरवल होता है। हार्ट रेट को हम किस तरह डिटरमाइन करते हैं, जो हार्ट रेट होता है उसको भी डिटरमाइन करने के तरीके हैं, डिफरेंट हैं। हार्ट रेट को जैसे हमें पता है कि जो कार्डिक साइकिल है उसके अंदर जो टाइम पीरियड लिया जा रहा होता है उसका रेसिप्रोकल अगर ले लिया जाए तो हार्ट रेट की उतनी बीट्स पर मिनट होती हैं। या हार्ट बीट्स का अगर रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो हमारे पास कार्डिक साइकिल का जो टाइम इंटरवल है वो पूरे का पूरा आ जाता है 72 बीट्स पर मिनट के लिहाज से। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास 0.8 सेकंड का इंटरवल बन जाता है अगर हम इसे सेकंड में कैलिब्रेट करें। हार्ट रेट एज डिटरमाइंड फ्रॉम द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, द रेट ऑफ द हार्ट बीट कैन बी डिटरमाइंड ईजीली फ्रॉम एन ईसीजी because heart rate is reciprocal of time interval between the two successive heart beats, the RR interval। ये एमसीक्यू ऐसा है कुछ बुक के अंदर कि वो पूछते हैं कौन से वाला जो इंटरवल है वो सबसे ज़्यादा लंबा है। और पी आर इंटरवल होते हैं और बाकी क्यू टी इंटरवल भी होते हैं। और वहाँ पे एक इंटरवल दिया होता है आर आर इंटरवल। तो आर आर इंटरवल याद रखना है कि ये एक पूरी की पूरी कार्डिक साइकिल का इंटरवल है, क्योंकि कार्डिक साइकिल की डेफिनेशन ये है कि एक कार्डिक साइकिल की बिगिनिंग से लेके दूसरे कार्डिक साइकिल की बिगिनिंग तक। तो ये सबसे ज़्यादा ओबियसली लंबा ही होगा। और यहाँ पे भी उन्होंने वही बात की जो मैंने आपको पहले बता दी कि जो हार्ट रेट अगर आपने डिटरमाइन करना है ना तो वो रेसिप्रोकल होगा टाइम इंटरवल का, जो कि दो सक्सेसिव हार्ट बीट के दरमियान आ रहा है। अगर इंटरवल बिटवीन द टू बीट डिटरमाइन अगर हम करें डेलिब्रेशन से वो 1 सेकंड है तो जो हार्ट रेट कितना होता है वो 60 बीट पर मिनट होता है। तो जो नॉर्मल इंटरवल आप दो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के दरमियान में ले रहे होते हैं वो 0.83 सेकंड होता है। और ये आपके पास आ रहा होता है विच इज़ नॉर्मल टू द 60/83 अगर हम करेंगे 0.83 टाइम्स पर मिनट तो 72 बीट्स पर मिनट आ जाएगा। ये तो हम हार्ट रेट को डिटरमाइन किस तरह करेंगे, हम इस तरह हमें पता है कि नॉर्मली इस तरह होता है कि जो 72 बीट्स पर मिनट हो रही होती हैं और इसका जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो 0.83 सेकंड बन जाता है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, फ्लो ऑफ द करंट अराउंड द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। तो रिकॉर्डिंग आगे रिकॉर्डिंग का पैराग्राफ लिखा हुआ है बुक के अंदर, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम देखेंगे किस तरह रिकॉर्ड करना होता है इसको। हाँ, अगली चीज़ है कि फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द चेस्ट अराउंड द हार्ट। तो हार्ट के इर्द गिर्द जब करंट फ्लो कर रहा होता है वही मेन हमारा सोर्स होगा जिसे हमने ईसीजी अपनी परफॉर्म करनी है। इवन द लंग्स although मोस्टली फिल विद एयर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू सरप्राइजिंग एक्सटेंट। ठीक है, और जो फ्लूइड्स होते हैं दूसरे टिश्यूज़ के अंदर सराउंड करते हैं जो हार्ट को, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं ज़्यादा इजीली। देयरफॉर जो हार्ट है वो एक्चुअली सस्पेंड हुआ हुआ है कंडक्टिव मीडियम के अंदर। हार्ट एक इंसुलेटिंग मीडियम के अंदर नहीं है। हमारा जो हार्ट कॉन्टैक्ट कर रहा है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट हो रहे हैं वो कहाँ में जनरेट हो रहे हैं, वो एस नोड पर जनरेट हो सकते हैं, नॉर्मली होते हैं। लेकिन वो जनरेट कहाँ पे हो सकते हैं, वो ए वी नोड पर भी जा सकते हैं और परकंजे फाइबर पर भी जनरेट हो सकते हैं।
ठीक है। तो जब एक पोर्शन वेंट्रिकल का डीपोलराइज होता है और इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द रिमाइंडर, तो इलेक्ट्रिकल जो करंट होता है वो फ्लो करता है डीपोलराइज एरिया से हमेशा पोलराइज एरिया की तरफ, लार्ज सर्किटस रोड्स के अंदर। आगे हमने जब देखनी है लीड्स को भी, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि जो करंट है उसने कहाँ से फ्लो करना है, उसने डीपोलराइज एरिया से पोलराइज एरिया की तरफ जाना है। ठीक है। और कार्डियक इम्पल्सेस पहले अराइव करती हैं वेंट्रिकल के अंदर। जब वो आती हैं आर्टिया के बाद, तो वो सबसे पहले वो वेंट्रिकल के अंदर सेप्टम के अंदर आती हैं और उसके बाद वो सेपरेट कर जाती हैं इनसाइड सरफेस ऑफ द रिमाइंडर ऑफ द वेंट्रिकल। ये जो प्रोसेस होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसाइड ऑफ द वेंट्रिकल एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑन द आउटर वॉल ऑफ द वेंट्रिकल के ऊपर प्रोवाइड कर रही होती हैं। जो इलेक्ट्रिकल करंट फिर कहाँ से फ्लो कर रहा होगा, देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अंदर जनरेट होगी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बाहर जनरेट होगी है, क्योंकि करंट जो है वो सेप्टम के अंदर से होता हुआ है। इसलिए जो करंट होता है वो कहाँ से जो करंट होता है उसका कौन सा वाला पाथ होगा, वो आपके पास फ्लो करेगा वो वाले फ्लूइड से जो कि वेंट्रिकल के इर्द गिर्द हैं अलोंग द एलिप्टिकल पार्ट। ठीक है, पाथ्स। अगर हम एल्जेब्रिकली सम करें तो जो एवरेज करंट फ्लो कर रहा होता है नेगेटिविटी टुवर्ड द बेस ऑफ द हार्ट, जो एवरेज करंट होता है वो किस तरह फ्लो कर रहा होता है, वो नेगेटिविटी टुवर्ड द बेस ऑफ द हार्ट विद द पॉजिटिविटी टुवर्ड द एपेक्स। यानी कि जो बेस है हार्ट की आप उसे नेगेटिव मान लीजिए और जो एपेक्स है उसको आप पॉजिटिव मान लीजिए। तो जो करंट होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी कि करंट विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम द बेस टुवर्ड द एपेक्स ऑफ द हार्ट। ओके। तो जो रिमाइंडर ऑफ द डीपोलराइजेशन प्रोसेस होता है, करंट कंटिन्यू टू फ्लो करता रहता है सेम डायरेक्शन के अंदर, जबकि डीपोलराइजेशन सेपरेट करती है एंडोकार्डियल सरफेस आउटवर्ड थ्रू द वेंट्रिकुलर मसल मैस। ठीक है, यानी कि डीपोलराइजेशन अंदर से बाहर की तरफ आ रही होती है। फिर इमीडिएटली डीपोलराइजेशन की कंप्लीट होने से पहले, अगर बिल्कुल ख़त्म होने से डीपोलराइजेशन के पहले, इसका जो कोर्स होता है ना वेंट्रिकल के लिए, वो अपनी जो एवरी डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो होता है ना उसको 0.01 सेकंड के लिए रिवर्स कर देता है। फ्लो करता है वेंट्रिकुलर एपेक्स से टुवर्ड द बेस, क्योंकि जो लास्ट पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल लास्ट पार्ट द हार्ट टू बिकम द डीपोलराइज होता है वो आउटर वॉल ऑफ द वेंट्रिकल होती है नियर द बेस ऑफ द हार्ट। ठीक है, यानी कि ये बात हमें पता होनी चाहिए कि सबसे पहले करंट की सीक्वेंस क्या होती है। वेंट्रिकल ने डीपोलराइज होना है 3 के स्टेजेस के अंदर। सबसे पहले सेप्टम के अंदर आती है, फिर उसकी जो वॉल्स होती है वहाँ तक, और एट द एंड बेजर रीजन के पास आना होता है। तो लास्ट के अंदर वो अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा रिवर्स करता है, वो बेजर रीजन के पास आ जाता है, क्योंकि उन्होंने भी डीपोलराइज करना होता है। और जो लास्ट पार्ट होता है आपके पास डीपोलराइज होने वाला वेंट्रिकल के अंदर, वो जो इसका बेजर रीजन है वो होता है। तो नॉर्मल हार्ट के वेंट्रिकल के अंदर जो करंट होता है वो फ्लो कर रहा होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, प्राइमरीली इन द डायरेक्शन फ्रॉम द बेस ऑफ द हार्ट और द एपेक्स ऑफ द हार्ट, पूरी की पूरी साइकिल ऑफ डीपोलराइजेशन में, एक्सेप्ट एट द एंड। ठीक है। तो अगर हम मीटर वगैरह कनेक्ट करेंगे बॉडी के ऊपर, तो इलेक्ट्रोड जो कि बेस के पास होगा वो नेगेटिव शो करेगा, जबकि वो वाला इलेक्ट्रोड जो कि एपेक्स के पास होगा वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम आ चुके हैं, विच इज़ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक लीड्स। अब लीड्स क्या होती हैं और किस तरह की होती हैं लीड्स, बाईपोलर कौन सी होती हैं, यूनिपोलर कौन सी होती हैं, लिम्ब लीड क्या होती हैं, और फिर हम इनकी जो है ना वो डायरेक्शंस वगैरह देखेंगे। अच्छा, 3 स्टैंडर्ड जो बाईपोलर लिम्ब लीड है ना उनको पहले हम डिस्कस करते हैं। कि लिम्ब लीड है, जो लिम्स की लीड होती हैं ये बाईपोलर होती हैं, क्योंकि आपने इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रोड को अटैच करना होता है। हम अभी देखते हैं इनको बाईपोलर क्यों कहते हैं, और ये 3 होती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनको। टर्म जो बाईपोलर है ना, इसका मतलब ये है कि ईसीजी को रिकॉर्ड किया जाएगा 2 इलेक्ट्रोड से, जो कि डिफरेंट साइड्स ऑफ हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होंगी। इसके ऊपर लिम्स के ऊपर हम रखेंगे। जो लीड होती है वो सिंगल वायर नहीं होती जो कि कनेक्ट कर रही होती है बॉडी को, लेकिन ये कम्बिनेशन ऑफ द 2 वायर्स और उनके इलेक्ट्रोड का होता है, ताकि कंप्लीट सर्किट बनाया जा सके बॉडी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के अंदर। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इन ईच केस होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है एक इलेक्ट्रिकल मीटर से, जो कि एक डायग्राम के अंदर शो किया जाता है। एल्दो जो एक्चुअल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक हाई स्पीड कंप्यूटर बेस होता है, लेकिन यहाँ से जो हमें बात पता की मिली वो यही है कि जो लिम्ब लीड हैं या सॉरी बाईपोलर लीड्स हैं उनके अंदर 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड होने वाले हैं। लीड 1 किस तरह मेजर करते हैं, पूरे के पूरे पैराग्राफ में जो बातें जानने वाली हैं ना वो सिर्फ 1 या 2 वर्ड्स की बातें हैं। वो ये बात है कि लिम्ब लीड अगर आपने 1 करनी है तो जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो राइट आर्म की तरफ होगा, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो लेफ्ट आर्म की तरफ होगा। नेगेटिव राइट आर्म, पॉजिटिव लेफ्ट आर्म। डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टुवर्ड द पॉजिटिव, राइट आर्म से लेफ्ट आर्म की तरफ। अगर इस डायरेक्शन में होगा तो ईसीजी के लिए पॉजिटिव रिकॉर्ड होगी, अगर इस डायरेक्शन में करंट नहीं फ्लो कर रहा तो ईसीजी के लिए नेगेटिव रिकॉर्ड होगी। ये बात उन्होंने लिखी है। जब पॉइंट वहाँ पे जहाँ पे राइट आर्म कनेक्ट करता है ना, हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है कि अब यहाँ पे हम एग्जैक्टली उस पॉइंट को लेंगे जो राइट आर्म है उसको रेफ़र तो कर रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट कौन सा होता है, जहाँ पे जो अपर लिम्ब होता है ना, या आप कह लें कि जो राइट आर्म होता है वो कनेक्ट कर रहा होता है चेस्ट के साथ। ठीक है जी। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक लीड को हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और ये जो पोर्शन होता है राइट लिम्ब वाला वो नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ से आपने आपके करंट फ्लो करना होता है, और जो दूसरे लेफ़्ट की तरफ इसने जाना होता है और वहाँ पे पॉजिटिव होता है।
और ठीक है, इस तरह लिम्ब 2 आपने किस तरह लीड को रिकॉर्ड करना है, उसमें जो राइट आर्म होता है वो आपके पास फिर से नेगेटिव होता है, और जो लेफ़्ट लेग होती है वो सॉरी जो राइट आर्म था वो नेगेटिव होता है फिर से, और जो लेफ़्ट लेग होती है वो पॉजिटिव होती है। एंड लीड 3 दोनों लेफ़्ट वाली साइड्स आ जाती हैं, आपके पास लेफ़्ट आर्म नेगेटिव होगा और लेफ़्ट लेग पॉजिटिव होगी। तो अगर इन ही डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करेगा तो वो लीड पॉजिटिव कंसिडर की जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर वो इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता तो लीड विल बी कंसिडर एज नेगेटिव। तो एंथोवियन ट्रायंगल अब क्या बनती है हमारे पास। अच्छा, अब एक फिगर दिखाई हुई है उन्होंने एंथोवियन ट्रायंगल को समझने के लिए। उसमें उसको क्या यहाँ पे एंथोवियन ट्रायंगल बनाई हुई है, वो किस तरह बनाई जाती है कि ये ट्रायंगल इलस्ट्रेट इस तरह करती है कि जो दो आर्म्स और लेफ्ट लेग होती है वो एपिसिस बनाते हैं एक ट्रायंगल का, जो कि हार्ट को सराउंड कर रहे हैं। दो एपिसिस होते हैं अपर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल के ऊपर, और एक एपेक्स उसकी नीचे की तरफ होती है। अच्छा, जो अपर पार्ट के ऊपर है ना, ये आप इस तरह कंसिडर कर लें कि आपने एक ट्रायंगल बनानी है हमारी चेस्ट के ऊपर, जिसमें 2 पॉइंट यानी कि ट्रायंगल होती है ना, ट्रायंगल 3 एंगल होते हैं उसके अंदर। तो उसकी जो एपेक्स आपने बनानी है वो आपने डाउनवर्ड डायरेक्ट करनी है, डाउनवर्ड टुवर्ड द लेफ्ट लेग आप थोड़ी सी उसकी डायरेक्शन रख सकते हैं। बाकी जो दो उसके एपिसेस हैं वो होने चाहिए आपकी चेस्ट के अलाइनमेंट में, ठीक है। जो दो एपिसेस होते हैं अपर पार्ट के ऊपर वो रिप्रेजेंट करते हैं वो वाले पॉइंट जहाँ पे दोनों आर्म जो आके चेस्ट के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं, और जो लोअर एपेक्स होता है वो पॉइंट जहाँ पे लेफ्ट लेग कनेक्ट हो रही होती है इस तरह के फ्लूइड्स के साथ, यानी कि लेफ्ट लैम्ब भी हमारी जो है ट्रंक के साथ एसोसिएट हो रही होती है। राइट लेग को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि राइट लेग को हम न्यूट्रल ले रहे होते हैं या ग्राउंड के तौर पे ले रहे होते हैं, ठीक है। जो मेन हमारा कंसर्न है वो सिर्फ लेफ्ट लेग होती है। तो एंथोवियन लॉ अब हम इससे जनरेट करते हैं। एंथोवियन लॉ ये कहता है कि अगर आप ईसीजी को रिकॉर्ड करते हैं साइमल्टेनियसली 3 लिम्ब लीड की मदद से, तो जो सम होता है ना पोटेंशियल रिकॉर्ड आप जो करेंगे लिम्ब 1 के अंदर, लीड 1 और लीड 3 के अंदर, वो उनका जो सम होगा वो बराबर होता है लीड 2 के अंदर, ठीक है। तो यानी कि लीड 1 का पोटेंशियल प्लस लीड 3 का पोटेंशियल आपके पास इक्वल होता है किस पोटेंशियल के, लीड 2 के पोटेंशियल के साथ। इन अदर वर्ड्स अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आपको किसी भी 2 लीड का पता हो, 3 बाईपोलर लीड में से, तो आप जो लास्ट वाली है या तीसरी है जो इसका आपको पता नहीं, आप उसका निकाल सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउएवर के जो पॉजिटिव एंड द नेगेटिव साइन ऑफ डिफरेंट लीड मस्ट बी ऑब्जर्व व्हेन मेकिंग दिस समेशन। हाँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है ना वो हमें पता होनी चाहिए ताकि हम उसके सही तरह से मेजरमेंट कर सकें, ठीक है। नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राम्स रिकॉर्डेड फ्रॉम द 3 स्टैंडर्ड बाईपोलर लिम्ब लीड। तो अगर हम देखें तो ईसीजी इन 3 लीड के अंदर वो सिमिलर टू वन अनदर होती है, क्योंकि वो सारे के सारे पॉजिटिव टी वेव को रिकॉर्ड करते हैं और मेजर पोर्शन ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को करते हैं, वो भी पॉजिटिव होता है ईसीजी के अंदर। तो केयरफुल मेजरमेंट और प्रॉपर ऑब्जर्वेंस ऑफ द पोलैरिटीज़ के साथ देखा जाता है, और फिर हम यही बात डिड्यूस कर सकते हैं कि जो सम होता है लीड 1 एंड 3 का वो इक्वल होता है पोटेंशियल ऑफ द लीड 2 के ऊपर। तो इलस्ट्रेट होता है वैलिडिटी ऑफ द एंथोवियन लॉ, बिकॉज जो रिकॉर्डिंग होती हैं वो ऑल द बाईपोलर लिम्ब लीड वो सिमिलर टू वन अनदर होती है। इसका ये मैटर नहीं करता कि कौन सी वाली लीड को रिकॉर्ड किया जाए जब हम डायग्नोज करने जा रहे होते हैं डिफरेंट कार्डियक एरिथमियाज को, यानी कि इनमें से कोई सबका पैटर्न एक जैसा है। कार्डियक एरिथमिया होगा तो हमारी जो ईसीजी है उसके अंदर डिस्टर्बेंस आएगी, ईसीजी के अंदर डिस्टर्बेंस आएगी तो हमें नहीं कोई ज़रूरत है कि हम तीनों की तीनों लीड्स को परफॉर्म करें देखने के लिए उनका सेम पैटर्न, हम किसी एक लीड को भी परफॉर्म करेंगे और हमें पता चल जाएगा अगर ए रिदमिया आ रहा है तो वो स्पेसिफिक इस रीजन में आ रहा है, पी वेव में आ रहा है, तो सारी की सारी में पी वेव ही ख़राब हो गई। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम चाह रहे हैं कि डायग्नोस करें वेंट्रिकल या आर्टिया के मसल या परकंजी फाइबर के कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर कोई मसला आ गया, तो फिर हमें लीड को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, और वहाँ पे फिर हम देखेंगे कि कौन सी वाली लीड हमने यूज़ करनी है। बाईपोलर आप लिम्ब लीड 1 यूज़ कर रहे हो, 2 यूज़ कर रहे हो या 3 यूज़ कर रहे हो, इनमें से एक स्पेसिफिकली करनी पड़ेगी। लेकिन एरिथमिया के केस में हमें किसी भी लीड की स्पेसिफिसिटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एबनॉर्मेलिटी होती है ना कार्डिक मसल की या कंट्रैक्शन की या इम्पल्स कंडक्शन की, तो वो ईसीजी का पैटर्न चेंज करते हैं कुछ लीड के अंदर और कुछ लीड को इफ़ेक्ट भी नहीं करते। एरिथमिया सारी की सारी लीड को इफेक्ट करते हैं, लेकिन जो ये वाला प्रॉब्लम है ये किसी को करता है और किसी को नहीं करता। और ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन होती है, ये दो तरह की जो कंडीशन होती हैं कार्डिक मायोपैथी और कार्डिक एरिथमियाज की, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास प्री कोर्डियल लीड क्या होती हैं। अब जो ईसीजी को रिकॉर्ड किया जाता है एक इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं हम अंटेरियर सरफेस ऑफ चेस्ट के ऊपर डायरेक्टली ओवर द हार्ट एट वन ऑफ द पॉइंट जो कि हमें शो किए गए हैं इस फिगर के ऊपर जो बुक के अंदर बनी हुई है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोड है, अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, हमने दो तरह के इलेक्ट्रोड ले लेने हैं। मैं वैसे जनरली बोल रहा हूँ कि 2 इलेक्ट्रोड, इसमें आपने जो इलेक्ट्रोड ले लेने हैं उसको जिसको अपने चेस्ट के ऊपर रख देना है डायरेक्टली, उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है,
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जिसको इनडिफरेंट इलेक्ट्रॉन या विल्सन सेंट्रल टर्मिनल, दो टर्म याद रखनी है इसको, कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको तो आपने डायरेक्टली चेस्ट के ऊपर अटैच करा दिया, और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उसको कहते हैं हम इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड या विल्सन सेंट्रल टर्मिनल, उसको कनेक्ट किया जाता है इक्वल रेजिस्टेंस से राइट आर्म, लेफ़्ट आर्म एंड लेफ़्ट लेग ऑल एट द सेम टाइम। ठीक है, तो आपने एक जो पॉजिटिव टर्मिनल है प्री कोर्डियल लीड के अंदर उसको रख देना है चेस्ट के ऊपर डायरेक्टली ओवर द हार्ट, और ऑन द अदर हैंड आपने क्या करना है कि जो विल्सन सेंट्रल टर्मिनल है या इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड है उसको अपने लेफ़्ट लेग के साथ, राइट आर्म के साथ और लेफ़्ट आर्म के साथ लगा देना है सबको सेम टाइम के ऊपर। तो यूजली 6 तरह की स्टैंडर्ड लीड्स को रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम 6 तरह की लीड इस तरह फाइंड करते हैं कि जो चेस्ट का इलेक्ट्रोड होता है उसको डिफरेंट जगह के ऊपर रख के देखते हैं, तो ये जो पोजीशन होती है इनको फिर जो लीड्स हमारे पास आ जाती हैं वो होती है V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6, डिफरेंट तरह के जो पैटर्न हमें मिलते हैं। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे वो ये है कि जो लीड्स V1 और V2 होती हैं, जो QRS रिकॉर्डिंग होती है ना नॉर्मल हार्ट की, वो मेनली नेगेटिव होती हैं। QRS जो है ना लीड 1 और लीड 2 के अंदर QRS है वो नेगेटिव आया है। वो नेगेटिव क्यों है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोड होता है वो नियर टू द बेस ऑफ हार्ट होता है, जो कि अभी हम डिस्कस किए हैं नेगेटिव होती है। ठीक है, वो क्लोजर टू द बेस ऑफ द हार्ट होता है देन टू द एपेक्स, इसलिए जो बेस होती है वो डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिविटी होती है, इसलिए वो नेगेटिव कंसीडर किया जाता है ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन प्रोसेस। कन्वर्सली जो QRS कॉम्प्लेक्स है आपके पास V4, V5 और V6, पहले हम बात कर रहे हैं V1 और V2 की जहाँ पे वो नेगेटिव है, और V4, V5 एंड V6 मेनली पॉजिटिव होते हैं क्योंकि जो चेस्ट का इलेक्ट्रोड होता है इन लीड्स के अंदर वो क्लोजर होता है हार्ट की एपेक्स के ऊपर, जो कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द डिपोलराइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट बात ही MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकता है। अभी तक हमने दो तरह की लीड्स को डिस्कस कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द बाइपोलर लिम्ब लीड्स, ऑन द अदर हैंड वी हैव द प्री कोर्डियल लीड। प्री कोर्डियल लीड में विल्सन सेंट्रल टर्मिनल एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड दोनों एक ही चीज़ हैं, इनको हम 3 बॉडी के पोर्शन से अटैच करते हैं और एक हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। नाउ वी हैव द ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स। सो व्हाट आर ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स? इनके साथ ए आएगा। जो एक उधर सिस्टम है लीड्स का, ये वही वाला सिस्टम है। इस टाइप की रिकॉर्डिंग में जो 2 लिम्स होते हैं उनको कनेक्ट किया जाता है इक्वल रेजिस्टेंस के साथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से ग्राफ से, और जो थर्ड लिम्ब होता है उसको कनेक्ट किया जाता है पॉजिटिव से। 2 लीड्स को यानी कि जो 2 लिम्स हैं उनको नेगेटिव से आपने जोड़ देना है, यानी कि नेगेटिव की 2 वायर्स होंगी, आप उनको 2 लिम्स पे लगाओगे और पॉजिटिव की 1 वायर होगी। ठीक है, जब पॉजिटिव टर्मिनल राइट आर्म के ऊपर होता है तो जो लीड होती है इसको कहते हैं AVR। जब पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट आर्म के ऊपर होता है इसको कहते हैं AVF और AVL सॉरी। और जब ये होता है लेफ़्ट लेग के ऊपर इसको AVF कहते हैं। आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि लेफ़्ट लेग के ऊपर आएगा तो फुट के रेफरेंस से आप उसे AVF कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑगमेंटेड लीड किस तरह आती है? ऑगमेंटेशन करनी है आपने यहाँ पे, ऑगमेंट करना है। ऑगमेंट किस तरह हम करेंगे कि जो 2 लीड्स होती हैं उनको यानी कि जो 2 लिम्स हैं उनको हम नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे और एक को पॉजिटिव से करेंगे, और फिर उसकी ही डायरेक्शन के ऊपर हम इनको नाम दे देंगे। वो सिमिलर होते हैं स्टैंडर्ड लिम्ब लीड की रिकॉर्डिंग से, एक्सेप्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द AVR। AVR की जो रिकॉर्डिंग होती है वो सबसे थोड़ी सी डिफरेंट आ रही होती है। क्यों डिफरेंट आ रही होती है? AVR की लीड पूरी की पूरी इन्वर्टेड होती है। अब ये इन्वर्जन क्यों होती है? ये इन्वर्जन इस वजह से होती है क्योंकि लीड 1 और लीड 3 में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है ना वो लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट की तरफ होता है, क्योंकि लीड 1 और लीड 2 का हमें पता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहाँ पे होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लीड 1 के अंदर क्या होता था? लीड 1 के अंदर इस तरह होता था कि राइट आर्म से लेफ़्ट आर्म की तरफ आप जा रहे होते हो, लेफ़्ट आर्म से राइट आर्म से लेफ़्ट आर्म की तरफ जाना होता है हमने, तो पॉजिटिव होता है लेफ़्ट आर्म के ऊपर। और जो लीड 2 होती है उसके अंदर राइट आर्म से आपने जाना होता है लेफ़्ट लेग की तरफ, तो भी आता है आपके पास पॉजिटिव इस साइड के ऊपर। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑन द लेफ़्ट साइड होता है, लेकिन AVR के ऊपर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है ना वो राइट साइड के ऊपर आ जाता है। इस वजह से जो मीन QRS का वेक्टर होता है वो इन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से इसका जो AVR है वो पूरी की पूरी इन्वर्ट आती है। मीन क्योंकि इसकी डेविएशन हो जाती है, मीन से इसकी डेविएशन हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक डिस्प्ले होती हैं, 3 ग्रुपिंग होती हैं, हमने देख लिया। स्टैंडर्ड बाइपोलर लिम्ब लीड कौन कौन सी थी? स्टैंडर्ड बाइपोलर लिम्ब लीड, लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3। उसके बाद ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स ऑगमेंटेड लीड जो थी वो AVR, AVL और AVF थी, और प्री कोर्डियल जो लीड थी वो V1 से V6 तक होती है। एम्बुलेटरी ECG क्या होती है? स्टैंडर्ड ECG एक असेसमेंट प्रोवाइड करती है कार्डिक इलेक्ट्रिकल इवेंट की ब्रीफ ड्यूरेशन के ऊपर। यूजली जो पेशेंट जब रेस्ट होता है वो वाली कंडीशन जो कि एसोसिएट होती है इनफ्रीक्वेंट लेकिन इंपॉर्टेंट अबनॉर्मेलिटी ऑफ द कार्डिक रिदमियास या कार्डिक रिदम, ये यूज़फुल होता है कि आप ECG को देखते रहो लॉन्गर पीरियड के लिए, और इसलिए आप परमिट करते हो इवेलुएशन ऑफ चेंजिंग कार्डियक इलेक्ट्रिकल फिनोमेना जो कि ट्रांजिएंट होते हैं
और मे बी मिस्ड विद आ स्टैंडर्ड रेस्टिंग ईसीजी। तो एक्सटेंड अगर आप ईसीजी को करो ताकि वो अलाउ करे असेसमेंट होता है कार्डिक इलेक्ट्रिकल इवेंट की जब पेशेंट एम्बुलेट कर रहा होता है ड्यूरिंग नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़, इसको कहते हैं एम्बुलेटिंग ईसीजी। एम्बुलेटिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक मॉनिटरिंग डिवाइस टिपिकली यूज़ होती है जब एक पेशेंट डिमॉन्स्ट्रेट करता है वो सिम्टम्स जिनको आप एरिथमियाज या फिर दूसरी कार्डिक एब्नॉर्मेलिटीज़ के साथ देख सकते हैं। ये जो सिम्टम होती है उसके अंदर चेस्ट पेन, सिंकपी या नियर एक सिंकपी एक बंदा चला जाता है, फिर डिजीनेस और इरेगुलर हार्ट बीट्स आ जाती हैं। जो क्रूशल इन्फॉर्मेशन नीडेड होती है डायग्नोस करने के लिए इन सीरियस एरिथमियाज को या फिर दूसरे कार्डियक कंडीशन को, वो होती है रिकॉर्ड करना ईसीजी ड्यूरिंग द प्रिसाइज टाइम दैट द सिम्टम इज अकरिंग। ये जो डिवाइस हो सकती हैं इनको यूज़ किया जा सकता है ताकि एसिम्टोमेटिक कार्डियक एरिथमियाज जैसे आर्टीरियल फिब्रिलेशन जो इंक्रीज द रिस्क ऑफ एम्बोलस फॉर्मेशन जिससे स्ट्रोक्स हो सकते हैं, और डेली जो वेराइबिलिटी होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ एरिथमिया सब्सटेंशियल डिटेक्शन ऑफन रिक्वायर द एम्बुलेटरी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक मॉनिटरिंग थ्रू आउट द डे। पूरे के पूरे यानी कि आपने एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना है ताकि वो जो चीज़ें नॉर्मली आप नहीं मेजर कर सकते वो आपको इस तरह की चीज़ से पता चल जाए। सेवरल कैटेगरीज होती हैं एम्बुलेटरी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक रिकॉर्डर की। कॉन्टीन्यूस रिकॉर्डर, ठीक है, 3 तरह के रिकॉर्डर हैं आपके पास यहाँ पे। एक होते हैं कॉन्टीन्यूस रिकॉर्डर, इनको कहते हैं होल्टर मोनीटर। CH से आप याद रख सकते हैं, कॉन्टीन्यूस हैं तो होल्टर आ जाते हैं। इंटरमिटेंट रिकॉर्डर हो सकते हैं, और लार्ज पेपर क्लिप जिनको इम्प्लांटेबल लूप रिकॉर्डर कहते हैं। होल्टर होते हैं वो आपके पास 24 to 48 आवर्स के लिए इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। इंटरमिटेंट होते हैं जो कि वीक्स से मंथ्स के लिए होते हैं, ठीक है। और लार्जर पेपर क्लिप जिनको आप कहते हो कि इम्प्लांटेबल लूप रिकॉर्डर होते हैं, वो इम्प्लांट किया जाता है जस्ट इन द स्किन टू टू मॉनिटर द हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी 2 से 3 सालों के लिए, ठीक है। इससे रिकॉर्डिंग वगैरह होती है जब हार्ट का रेट नीचे गिर जाता है नॉर्मल से या फिर राइज अबव द प्री डिटरमाइन लेवल, और एक्टिवेट किया जा सकता है मैनुअली बाय द पेशेंट जब उसके सिम्टम्स अपेयर करने लगे। इम्प्रूवमेंट अगर सॉलिड स्टेट डिजिटल टेक्नोलॉजी में आ चुकी हैं और रिकॉर्डर इक्विप्ड हो चुके हैं माइक्रो प्रोसेसर्स के साथ, अब परमिट करते हैं कि कंटिन्यूस या फिर इंटरमिटेंट ट्रांजिशन डिजिटल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक डाटा को टेलीफोन लाइन या सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ यानी कि देखा जा सके। तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ हमने इस तरह के इक्विपमेंट्स बना चुके हैं जिससे जो हमारा ये वाला प्रोसेस है ना एम्बुलेटरी ईसीजी वाला, वो बड़ा काफ़ी हद तक हेल्प हो गई है इस प्रोसेस की, और ये वेल डेवलप्ड हो चुका है।